हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है पद परिचय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो क क्या है? यह एक वर्ण है। म भी वर्ण है और ल भी वर्ण है। तो इनसे क्या है, जो शब्द बनेगा वह बना कमल। तो यह हो गया पद। और इसी पद के विषय में अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए, उसका परिचय दिया जाए कि वह क्या है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, वचन, कारक, काल, तो अगर हम इसी चीज के बारे में सारा कुछ बताते हैं तो वह हो जाएगा पद परिचय। तो अब हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, यह, हम, तुम, यह क्या है? सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उसमें क्या होता है, बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले के लिए, यानी कि मैं, मेरा, हम, हमारा, मैं दूध पीना चाहता हूँ, तो यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है मैं, वह हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम मतलब सुनने वाला। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाले। उसके आपके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ? आप, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यह सभी क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम दिल्ली से कब आओगे? तो तुम क्या है यहाँ पर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य क्या है? थर्ड पर्सन, इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहने की बात है, मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके फ्रेंड्स के विषय में बात कर रही हूँ, आज वो एब्सेंट है, तो वह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके लिए जो हम शब्द का प्रयोग करेंगे, जो एब्सेंट है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, वह हो जाएगा वह, वे, उसका, ये सब शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह हॉकी खेलना पसंद करता है, तो वह का जो प्रयोग किया जा रहा है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। जो निजवाचक होता है, नाम से ही पता चल रहा है, निज मीन्स अपना। ठीक है, तो निज का मतलब हो रहा है अपना, जो हम अपने लिए प्रयोग करेंगे। यह काम मैं स्वयं करती हूँ, यह काम मैं स्वयं करती हूँ, यानी कि जो स्वयं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो अपने लिए हो रहा है, इसलिए वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है इसमें उदाहरण, जाओ अपने आप पौधों में पानी डालो। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं शब्द, वह हो जाएगा निजवाचक। निज मीन्स अपना, यानी कि अपने लिए जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वहां पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो निश्चित तौर पर होगा। जैसे जो सर्वनाम शब्द दूर या पास की किसी वस्तु के लिए या फिर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरा घर है। तो ये घर क्या है? मैंने बताया कि यह मेरा घर है। तो ऐसी जगह पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसको बुलाओ, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह, उसका, वह। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जहाँ पर निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ, कितनी, किसे, ये सब क्या है? निश्चित नहीं है। कुछ बाहर कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं, यानी हमें पता नहीं है कि कितने लोग आए हैं। मोहन कितना अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर हमने यूज किया है कितना।
और कितना अच्छा लड़का है वो हमें नहीं पता, तो वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहां पर भी निश्चित तौर पे बात ना की जाए तो वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सबको पता है, और उसके लिए कौन, क्या, किसे, ये सब शब्द का प्रयोग किया जाता है और साथ ही उसमें प्रश्नवाचक का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक कंप्लीट, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब रिलेशन, रिलेशन क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, ये क्या है, संबंधवाचक रिलेशन है। जो तेज दौड़ा वह जीत गया। नेक्स्ट है जिसने चाहा उसने पाया, तो जिसने उसने, तो जहां पर संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, प्रश्नवाचक हो गया है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया क्या होती है, जो भी करना हो, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे क्रिया का पता चलता है, खेलना, दौड़ना, हंसना, चलना, बोलना, तो यह सभी क्या है, क्रिया हुई। तो इसमें भी क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया होगी उसमें क्या है कि इसमें क्रिया का सीधा प्रभाव अगर कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। विशेषण जो विशेषता बताएं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, जो भी उसका गुण हो, दोष हो, अवस्था, इसका अगर बोध कराए तो उन्हें हम आदि से संबंध रखने वालों को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण, गुण में आ जाएगा भला, सुंदर, मीठा, यह सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, उसकी क्वालिटीज है। तो जरूरी नहीं है कि क्वालिटीज गुड हो, बैड भी हो सकती हैं। तो गुण मैंने बता दिया, भला, सुंदर, मीठा, सीधा, सच, झूठ, ये सब हो गए गुण। अब नेक्स्ट आता है गुणवाचक में जरूरी नहीं होगी कि गुण होंगे, दोष भी हो सकते हैं, बुरा, मूर्ख, इस प्रकार के शब्द होंगे वो गुणवाचक होंगे। नेक्स्ट है संख्यावाचक, जहां संख्या का प्रयोग किया जाएगा। संख्या मतलब क्या, काउंटिंग। जैसे 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, क्या कहा मैंने, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, 2 यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, जो काउंट किया जा सकता है, गिनती कर सकते हैं। 4 कुत्ते भाग रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैंने काउंट कर लिया, तो 4 कुत्ते, तो यहाँ पर क्या हो गया, वह भी है संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर संख्या का प्रयोग किया जाए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है माप, तौल, जहाँ पर मापने की बात की जाएगी, तौलने की बात की जाएगी। जैसे 2 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर दूध ले आओ, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, 2 लीटर की बात हो रही है। तो लीटर है, इसे हम लोग तौलना पड़ेगा, हम लोग को, हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं, तौलना पड़ेगा इसको, 2 लीटर को। तो ऐसी जगह पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, सीता के सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है, या फिर रोहिणी की सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है, यहाँ पर भी मेजरमेंट किया गया है। तो जहाँ पर भी मेजरमेंट की बात होगी वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। और नेक्स्ट आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक बहुत सिंपल है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे कि यह बालक बहुत होशियार है, तो बालक क्या हो गया, संज्ञा, और संज्ञा से पहले आया यह, तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट आता है लिंग। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, हमने पढ़ा है। स्त्रीलिंग जहाँ पर स्त्री का बोध कराया जाए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जहाँ पर पुरुष का बोध कराया जाए उन्हें पुरुष पुल्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एक वचन। जहाँ पर एक वचन का बोध हो वहाँ पर एक वचन है, जहाँ बहुत सारा चीज हो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को सारा तो समझ में आ ही रहा होगा। अब नेक्स्ट आता है कारक। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है कारक।
एक वचन में एक चीज का प्रयोग होगा और बहुवचन में क्या होगा, जहां पर बहुत सारे हैं। लड़की लड़कियां, लड़की क्या हो गया, एक वचन हो गया, लड़कियां क्या हो गई, बहुवचन हो गया, क्योंकि वहां बहुत सारी लड़कियां की बात हो रही है। तो यह हो गए एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट आता है कारक। कारक चिन्ह हम पढ़ चुके हैं। कर्ता, कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ने। तो कर्ता ने, तो इसमें क्या होगा, जो क्रिया के करने वाला हो, यानी कि जो क्रिया को करने वाला हो। अगर क्रिया को आप कर रहे हैं तो वह कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे राम भोजन खाता है, तो काम कौन कर रहा है, यहाँ पर राम कर रहा है, तो वह हो जाएगा कर्ता कारक और इसका चिन्ह है ने। नेक्स्ट आता है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है, को, और इसमें क्या होगा, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कहेंगे हम लोग कर्म कारक, और इसका चिन्ह हो जाएगा को। ये हो गया चिन्ह इसका। और इसमें हम कहेंगे कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कहेंगे कर्म कारक। जैसे हम कह सकते हैं मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो मोहन ने क्या किया, पुस्तक पढ़ने का काम किया। राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, रावण को। असर किस पर पड़ा, मार का रावण पर पड़ा, रावण मर गया। तो इसलिए इसको कर्म कारक कहेंगे। तो जिस पर असर पड़े उसे, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कहेंगे कर्म कारक। नेक्स्ट आता है करण कारक। करण मतलब क्या है, से, के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, से और के साथ, जिससे क्रिया की जाए, या फिर कह सकते हैं जो क्रिया का साधन हो। ठीक है, जो क्रिया का साधन हो। जैसे कि मोहन कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से। तो कलम से आ रहा है, तो यहाँ साधन का क्या प्रयोग हुआ है, कलम से। तो कलम एक साधन है जिससे वो लिख रहा है, तो वह हो जाएगा करण कारक से। राम बाण से रावण को मारा, किससे मारा, बाण से मारा, तो यहाँ भी उसने किसी साधन का प्रयोग किया है, तो वह हो गया करण कारक। नेक्स्ट आते हैं, जहां पर भी साधन का प्रयोग किया जाए तो उसे कहा जाता है करण कारक। नेक्स्ट आता है संप्रदान। संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया किया जाए उन्हें संप्रदान कारक कहते हैं। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, जो राजा है वो निर्धनों को वस्त्र दे रहा है, तो निर्धनों को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। और मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर कि जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाएगी उन्हें संप्रदान कारक कहेंगे। नेक्स्ट आता है अपादान कारक। अपादान मतलब से अलग होना। देखो जैसा कि आप देख रहे हैं, से करण में भी प्रयोग हुआ और अपादान में भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो करण में प्रयोग हुआ है से का, उसका मतलब होता है साधन। और मतलब साधन का प्रयोग किया जाएगा कि कलम से उसने लिखा, बाण से उसने मारा, तो साधन का प्रयोग किया गया। लेकिन जो अपादान कारक में जो से का प्रयोग किया जाएगा उसमें क्या होगा, से मतलब अलग होना, कि पेड़ से पत्ते गिर गए, तो इसमें क्या हो गया, पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो गए। मोहन घोड़े से गिरता है, तो क्या हो गया, घोड़े पे बैठा था नीचे गिर गया, वो अलग हो गया। तो जहां पर अलग होने की बात कही जाएगी उन्हें अपादान कारक कहते हैं। लड़के स्कूल से जाते हैं या फिर आते हैं, तो यह सभी क्या है, अपादान कारक। नेक्स्ट आता है संबंध। संबंध मतलब क्या, रिलेशन। इसमें इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, तो इन्हें क्या कहेंगे, संबंध कारक। जिसका किसी के साथ संबंध हो, ठीक है, जिसका किसी के साथ संबंध हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे आपका पापा मम्मी के साथ संबंध, भाई बहन के साथ संबंध, इसे ही कहा जाता है संबंध कारक। जैसे कह सकते हैं मोहन की बहन अध्यापिका है, तो यहाँ पर क्या है कि मोहन की बहन अध्यापिका है, तो यहाँ भाई बहन का संबंध है। तो जहाँ पर रिलेशन की बात होगी, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इसके चिन्ह हैं। राम का भाई सुंदर है, तो यहाँ भी भाई का संबंध है, तो उन्हें कहेंगे हम लोग संबंध कारक, जहां पर रिलेशन की बात है। और अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक में क्या होगा, में पर कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे, में
और पर का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो आधार हो, आश्रय हो, जैसे हम कह सकते हैं पुस्तक मेज पर रख दो, तो यहाँ पर भी आश्रय का प्रयोग किया गया है। सेब अलमारी में रख दो, यहाँ पर भी हम आश्रय का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे अधिकरण कारक। नेक्स्ट आता है संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए। तो जिससे किसी को पुकारा जाए वहां पर हम जो प्रयोग करेंगे शब्द हे, रे, अरे, ये सारे शब्द हैं संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, वो हो जाएगा संबोधन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संबोधन कारक का। आपको एग्जाम्पल दे, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो यह क्या है, हे ईश्वर, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है यहाँ पर। तो हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, यह क्या है, संबोधन कारक। मोहन इधर आओ, तो यह क्या है, संबोधन कारक। नेक्स्ट आता है काल। काल क्या होता है, सबको पता है, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। काल मतलब होता है समय। पहली बात, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जो वर्तमान काल होगा प्रेजेंट टेंस, यानी कि अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो गया। भूतकाल बीत चुका है, जो हमने कल किया था बीत गया, अब वो नहीं होगा, वो है भूतकाल। और भविष्यत काल क्या होता है, जो हम करेंगे, यानी कि कल हम पढ़ेंगे, तो वह हो जाएगा भविष्यत काल, यानी फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। तो अभी हम इसके विषय में पढ़े हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक संज्ञा रह गई है। संज्ञा क्या है, संज्ञा जो कि सभी पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराया जाए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिया है, मोहन नाम लिया, सोहन नाम लिया है, तो उन्हें कहेंगे व्यक्तिवाचक। अगर मैं कह देती हूँ जातिवाचक में, क्या कह देते हैं, जैसे पेड़। अब मैंने पेड़ बताया नहीं, कौन से पेड़ की बात की जा रही है, बस मैंने कहा है पेड़। लड़कियां, लड़की, या फिर मैंने कह दिया लड़की, तो यहाँ पर क्या है, जो मैंने कहा है लड़की, यहाँ पर सभी लड़की के विषय में बात हो रही है, इसलिए यह हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, तो जहाँ पर पूरी जाति का बोध कराया जाए उसे कहते हैं जातिवाचक। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक जहाँ पर द्रव्य का प्रयोग किया जाए। द्रव्य क्या होता है, सोना, चांदी, तो ऐसी चीज़ों का अगर प्रयोग किया जाता है तो लोहा, घी, दूध, ये सब क्या है, द्रव्य पदार्थ हैं, तो उन्हें हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या होगी, जहाँ पर समूह का बोध कराया जाए। समूह मतलब क्या, ग्रुप। ग्रुप में कि स्कूल के प्रांगण में सभा हो रही है, कक्षा में विद्यार्थी ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये काम यहाँ पर समूह में हो रहा है। तो जहाँ पर समूह का बोध कराया जाए उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या, फीलिंग्स, इमोशंस, उन्हें कहा जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जहाँ पर भी भाव के विषय में बात किया जाए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह सब समझ में आ गई होगी। और भाववाचक संज्ञा आप समझते हैं, गन्ने में मिठास है, गन्ने में मिठास होती है, तो मिठास क्या हो जाएगा, यह हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग को यह समझ में आ गई होगी। तो आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।